गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाओ। देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट 2 में एक टॉपिक कंप्लीट किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या किया था बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था या समझा था। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर आगे क्लास को, ठीक है ना, इसी के ऊपर आगे हम लोग थोड़ा सा और इसमें कुछ समझेंगे और न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये देखो कि आप यहाँ पे जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट इसका, वो एक्चुअल में वर्क डन कैसे एनर्जी में कॉन्जिक्यूट होती है, यानी वर्क डन कैसे एनर्जी में चेंज होता है, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एक सिचुएशन सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, उस सिचुएशन को समझिए ध्यान से। अगर देखो, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास कितना है, m है, और कितने हाइट पर रखा गया है, 0 हाइट पर रखा गया है। हम लोगों ने इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कैसा फोर्स होना चाहिए, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें एक सिचुएशन पर पोटेंशियल एनर्जी पता होगी तो दूसरे सिचुएशन के लिए ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो मान लो बेटा हमने एक मास रखा जहां पे कि हाइट उसकी कितनी थी, 0 थी। अभी मान लो कि कुछ फोर्स लगाया हमने, और कुछ फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को कहां लेके चले आए, h हाइट पर लेके चले आए, यानी स्मॉल h इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल H हो गया। तो अब मैं पूछूं कि इस सिचुएशन का, सिचुएशन नंबर 2 का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सिचुएशन नंबर 1 की, सिचुएशन नंबर 1 का पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितना होगा, 0 होगा। क्लियर हो रहा है? अब सिचुएशन नंबर 2 की मैं पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछूं तो आप ऑटोमेटिकली क्या बताओगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बताएंगे आप, mgh बताएंगे बेटा। अब ध्यान दीजिए, ये mgh आया कहां से, इसको थोड़ा फील करो, और उसी को हम लोग आगे चल करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में समझेंगे। ठीक है, देखो मान लो कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो मास m है, इस मास पर हम लोगों ने क्या किया, कुछ फोर्स लगाया, और फोर्स लगाते लगाते क्या किया, कुछ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया जो फोर्स लगाया था। तो उससे क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ वर्क डन किया। क्या किया बेटा, कुछ वर्क डन किया, और वो वर्क डन किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी हमने जो वर्क डन मास m पर किया वो क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और किस फॉर्म में स्टोर किया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया। मेरी बात को दोबारा समझेंगे आप कि मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट m है, अगर उसकी हाइट 0 है तो हम यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, अर्थ पर रखा गया है, आराम से चुपचाप रखा गया भाई। अब हमने कुछ फोर्स लगा करके क्या किया, उसको h हाइट पर लेकर के गए। तो जब हमने फोर्स लगाया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन। वो वर्क डन किस में कंजिक्यूट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट में कंजिक्यूट हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आया? तो इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पे समझो कि इन द सेम वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ वर्क डन किया जाता है चार्ज पर, जिसके थ्रू वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है। तो जो मैं यहां पे समझाया, तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, इन द सेम वे, इन द सेम वे पोटेंशियल एनर्जी या K Q1 Q2 अपॉन R इज द potential energy required to form the system। देखो अब बेटा ध्यान देना, यहां पे ये जो हम लोग समझे इसका उल्टा थोड़ा सा यहां पे समझ रहे हैं। देखो K Q1 Q2 अपॉन R क्या है, दो चार्जेस के बीच में, मान लीजिए कोई भी दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है जो कि फिक्स है,
क्या है बेटा, फिक्स्ड है। पिछला प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल मैं करा दे रहा हूँ, वो फिक्स्ड है। कोई दूसरा चार्ज मान लो Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस R है, तो इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही होगी, K Q1 Q2 अपॉन R लग रहा होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है किसके लिए, ये Q1 Q2 सिस्टम फॉर्म करने के लिए। यानी मान लो कि दो चार्जेस है बेटा, तो दो चार्जेस को अगर आप फ्रीली छोड़ो तो वो क्या होगा, रिपेल होकर के दूर भागेंगे। अगर सोचो आप ऐसा कि वो r डिस्टेंस पर फिक्स है, इसका मतलब उसके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है, K Q1 Q2 अपॉन R लग रही है। तो एक्चुअल में वो पोटेंशियल एनर्जी जो लग रही है, तो इन दोनों के ऊपर कुछ वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, वो वर्क डन हो रहा है जिससे कि ये सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी चीज को अब हम लोग आगे समझेंगे और आगे डेरिवेशन को एक बार एक अनदर तरीके से और करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओ। तो ये बात समझ में आया कि मान लो कि भाई एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था भाई। अब h हाइट पर चला गया तो कुछ फोर्स लगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट h हो गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। यानी जितना वर्क डन हम कर रहे हैं सिस्टम के लिए वो किस में कंट्रीब्यूट हो रहा है, Pe में हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लो, पिछली क्लास में ही हमें बता दिया होता, लेकिन टाइम कम रहने की वजह से नहीं बता पाया। तो इसको सबसे पहले तो लिखो कि अगर मान लो कि Q1 Q2 चार्ज किसी r डिस्टेंस पर क्या है, रखा गया है, एक सिस्टम है वो, तो उसमें कुछ एनर्जी यानी कुछ पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब आप ऐसा सोचिए, ये भी मैं मिटा दे रहा हूं, अब थोड़ा सा सिचुएशंस को समझो। देखो, मान लीजिए बेटा कि इस बोर्ड पर या इस सरफेस के लिए यहां पे केवल और केवल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, इस बोर्ड के लिए या इस सराउंडिंग के लिए केवल और केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बाकी कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है। और Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों के दोनों को हम लोग कहाँ पे रखे हैं, इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं। कहाँ पे रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे हम लोग Q1 और साथ में Q2 को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट इन सराउंडिंग इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। केवल और केवल बेटा फोर्स जो लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है, लेट कर लीजिएगा, सपोज कर लीजिएगा, ये बात सपोज कीजिए कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है इस सराउंडिंग में, बोर्ड के सराउंडिंग में, वो केवल और केवल क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझो। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 और Q2 कहाँ पे है, सपोज कीजिए इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रखे हैं बेटा, इन्फिनिटी पे। मान चाहिए कि मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ, क्या हूँ, एक्सटर्नल एजेंट हूँ, जो कि क्या कर रहा हूँ, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को कहीं पे ला करके रख रहा हूँ, जिसकी वजह से कि एक सिस्टम जनरेट हो रहा है और उस सिस्टम का हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। सोचिए कि मैं Q1 को लेके आ रहा हूँ, Q1 को कहीं पे लेके आ रहा हूँ और Q1 को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। तो अभी इसके ऊपर जब मैं लेके आ रहा हूँ Q1 को, तो कोई भी इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि भाई दूसरा कोई चार्ज रहता तब तो Q1 को अपोज करता, कोई दूसरा चार्ज सराउंडिंग में है ही नहीं। तो मैं वहां से जब लेकर के आऊंगा तो इसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा तो इसके ऊपर वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन कितना हो गया बेटा, वर्क डन फॉर Q1 चार्ज इज इक्वल टू 0 बाई अपोजिंग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर से बेटा ध्यान देना, सराउंडिंग में क्या है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। Q1 Q2 कहां पे रखा गया है, इनफाइनाइट पे रखा गया है। मैं Q1 को लेकर के आ रहा हूं एक्सटर्नल एजेंट, मैं कौन हूं, एक्सटर्नल एजेंट हूं, ठीक है। तो मैं एक्सटर्नल एजेंट Q1 को लेकर के आ रहा हूं कहीं पे भी, और उसको Q1 को क्या कर दे रहा हूं, कहीं पे फिक्स कर दे रहा हूं। ओके, तो जब मैं Q1 को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर के आऊंगा तो कोई भी अपोजिंग फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि दूसरा चार्ज रहता तब तो इसको Q1 को अपोज करता। कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं लगा, तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगा तो इसका वर्क डन कितना हो गया, Q1 का 0 हो गया। अब ध्यान देना, अब मान लो कि यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है बेटा, इनफाइनाइट है, और मैं एक सिस्टम क्या बनाना चाहता हूँ, Q1 और Q2 का सिस्टम बनाना चाहता हूँ r डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। अब सोचिए कि ये डिस्टेंस अभी कितनी है, Q1 और Q2 के बीच में इनफाइनाइट है। ओके, मैं एक्सटर्नल एजेंट क्या करता हूँ, Q2 के ऊपर ऐसे करके फोर्स लगाता हूँ और इसको Q1 के पास ले आता हूँ, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। तो सोचो कि मैं इसके ऊपर ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, F एक्सटर्नल एजेंट, यानी एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाते हुए क्या कर रहा है कि इसको धीरे 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 इधर की तरफ, बहुत ही स्लो। बेटा ध्यान रखना, एक्सटर्नल एजेंट के पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो आप ऐसा सपोज करना कि Q2 को बहुत ही धीरे 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 क्या कर रहा है, Q1 की तरफ लेकर के आ रहा है। क्या कर रहा है, Q1 की तरफ लेकर के आ रहा है। मान लो कि हम लोग यहां पहुंचे, Q2 को लेकर के हम लोग यहां पहुंच गए, तो अब ध्यान दीजिएगा, इधर क्या लग रहा है, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है बेटे, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब देखिए Q1 और Q2 के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इधर। ये मार्कर चल नहीं रहा है, तो देखो ये चल रहा है, देखो। अब इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट करेगा ना, Q1 और Q2 को क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स आपका अंदर की तरफ लग रहा है और बाहर की तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वेरी स्लो प्रोसेस है। देखिए ध्यान दीजिए, हमारे सराउंडिंग में कौन सा फोर्स है, केवल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जब हम इंफिनिटी से Q1 को लेकर के आए तो हमारा यहाँ पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं था, तो हमारा यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं था, तो इसके ऊपर वर्क डन हमने कितना किया, 0 किया। वर्क डन कितना किया बेटा, 0 कर लिया। अब यहाँ पे जब Q2 को लेकर के आ रहे हैं तो Q1 के थ्रू एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट जो है, जो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, फोर्स लगा रहा हूं। अब फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है, कुछ इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो F एक्सटर्नल के थ्रू क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। Q2 से इसको लेकर के आते आते क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी एक पॉइंट पर लेकर के आए, और उस पॉइंट से Q1 की डिस्टेंस कितनी हो जा रही है, R हो जा रही है। कितनी अभी सपोज कर लीजिए, R सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जब लेकर के आए तो देखो बहुत ही अगर स्लो प्रोसेस होगा, मैंने पहले लिखा है यहाँ पे वेरी स्लो प्रोसेस, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता है बेटा आपको कि F एक्सटर्नल फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अगर बहुत ही स्लो प्रोसेस है तो मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर वेरी
स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, F एक्सटर्नल यानी फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बेटा, ध्यान देना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या X स्क्वायर ले लीजिए, और सॉरी ये R मत लेना, X ले लेना। यहाँ Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस कितना है अभी हमको नहीं पता, X मान लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे कितना लग रहा होगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा हो, K Q1 Q2 अपॉन X स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आया? तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। इसको आप अगर नोट कर लेते हैं तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से देख लो, F एक्सटर्नल फोर्स बहुत ही स्लो प्रोसेस के लिए क्या है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इक्वल है, और वो कितना है, K Q1 Q2 अपॉन X स्क्वायर है। कितना बेटा, K Q1 Q2 अपॉन X स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया? तो चलिए अब देखिए, अब देखो ध्यान देना, अब हम लोग वर्क डन के बारे में जरा बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पे, वर्क डन। देखिए, यदि हम x पर जाकर के dx डिस्टेंस देखते हैं, x पर जाकर के कितने डिस्टेंस देखते हैं, dx डिस्टेंस देखते हैं, यानी यहां से ये समझ जाओ, दिस इज, ऊपर बनाता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहां पे पहले Q2 था, अब हम लोग ये छोटा सा एक डिस्टेंस ले रहे हैं, कितना, dx डिस्टेंस ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं बेटा, dx डिस्टेंस ले रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव। क्यों, ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव क्यों होगा। देखो फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर लग रहा है, और देखो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर हमारा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, तो वो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखो इधर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, उसके अपोजिट हो रही है, यानी एंगल कितना बन गया, F डॉट dx cos 180 कितना हो गया, माइनस हो गया ना। तो इसका मतलब लिखोगे, इफ, या आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझ लेंगे, यदि x पर जा करके हम लोग dx का देखते हैं, एट x डिस्टेंस, at x distance we observe the dx distance, then ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आप लोग, ठीक है। then work done by electrostatic is negative because direction of force applied and displacement is opposite। फिर से समझना बेटा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान दीजिए मार्कर के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके बीच का एंगल कितना आया, 180 डिग्री आ गया। तो अगर हम लोग वर्क डन देखें तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट dx, तो F डॉट dx यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, cos 180 आ गया, cos 180 आ जाने की वजह से हमारा क्या हो गया, वर्क डन नेगेटिव में आ गया। यहां तक बात समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बट वर्क डन बाय external
एजेंट इज पॉजिटिव बिकॉज क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में बेटा, ठीक है। मैं बता भी दे रहा हूं, देखो फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसकी अपोजिट हो रही है, तो उसका वर्क डन क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। लेकिन एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई, तो उसका वर्क डन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो यहां से एक बात हमको समझ में आया, एक कॉन्सेप्ट, ये पहले लिख लो, फिर मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, वो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है बेटे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है। फिर से मैं अगर कहेंगे तो उसका प्रूफ मैं समझा दूंगा आपको, ध्यान देना, मैं प्रूफ समझा भी देता हूं। देखो फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव, वो रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है कि वो जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसी को क्या कर रहा है? अपोज करके इस Q2 को इस डायरेक्शन Q1 की तरफ लेकर के आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव इसलिए हुआ कि जो एक्सटर्नल एजेंट Q2 पे फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है। बट जो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू हो रहा है, यानी जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू लग रहा है उसके अपोजिट में क्या हो जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमने लिखा। क्लियर हुआ? फोर्स अप्रॉक्सीमेटली दोनों का क्या हो गया है? इक्वल हो गया, पीछे मैंने प्रूफ कर दिया है। बहुत ही स्लो प्रोसेस रहेगा, तो फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर बहुत ही स्लो प्रोसेस के लिए, फॉर वेरी स्लो प्रोसेस, पहले ही लिखा हुआ फॉर वेरी स्लो प्रोसेस के लिए F एक्सटर्नल यानी फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने वर्क डन देखा, तो एक्सटर्नल एजेंट जिधर फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसका वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव आया। लेकिन जिधर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू उसके अपोजिट में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यहां तक हमें बात समझ आ गया, यहां तक हम लोगों ने समझ गए, ठीक है। तो अब यहां तक हम लोग समझ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसको पहले सबसे पहले नोट कर लोगे बेटा। अब ध्यान देने वाली बात, फोर्स यहां पे कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? देखो, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो कितना है? K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना? K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गया, फोर्स समझ में आ गया, ठीक है। तो अब फोर्स हम लोग को अगर समझ में आ गया, तो देखो क्या ये फोर्स जो है K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर कांस्टेंट है? नहीं, जैसे जैसे x आप चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? फोर्स की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो वर्क डन की भी वैल्यू, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं और समझते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम लोग निकालेंगे, और जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम निकालेंगे बेटा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। ध्यान दीजिएगा, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा
वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। तो ध्यान दो, हियर फोर्स इज वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में फोर्स क्या है, वेरिएबल है। यहां तक बात समझ में आया? तो देखो अब यहीं पे ध्यान से देखेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नेगेटिव। तो देखो वर्क डन हम लोग यहां से कैलकुलेट करने लगते हैं, तो ध्यान से देखिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। समझ में आ रहा है? तो देखिए फोर्स कितना लगेगा, इधर ही लिख रहा हूं मैं। हाँ, अब यहां पे क्या है, फोर्स वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, dx के लिए पूरा इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, तो देखिए फोर्स रखो यहां पे, क्या आएगा, k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया? तो देखो अब यहां से यहां पे करो, ठीक है ना, इधर। तो WD का मतलब वर्क डन कितना आएगा, इंटीग्रेशन k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकाल लो और लिमिट लगा दो। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो k q1 q2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखो कहां से q1 को लेकर के हम लोग चले थे, इंफिनिटी से लेकर के चले थे, और किस जगह पर लेकर के चले आए हैं, तो ध्यान रखिएगा r डिस्टेंस पर लेकर के कहीं पे चले आएंगे। कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर लेकर के चले आए। तो क्या आप लिमिट लगाएंगे, हायर लिमिट क्या हो जाएगी, इंफिनिटी से चले थे और कहां पे आ चुके हैं हम लोग, r डिस्टेंस पर आ चुके हैं। मान लीजिएगा दिस इज r, ओके, और q1 क्या है, फिक्स है। तो देखो अब उसके बाद यहां पे कर रहा हूं, स्टेप देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या था बेटा, k q1 q2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका हो रहा था, dx अपॉन x स्क्वायर का हो रहा था। ठीक है ना, dx अपॉन x स्क्वायर का हो रहा था। कहां से, अपर लिमिट हमारी क्या थी, इंफिनिटी, और लोअर लिमिट क्या थी, r थी। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया है। तो देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू k q1 q2, यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 अपॉन x। यहां तक कोई डाउट नहीं है, लिमिट पुट कीजिए r से लेकर के इंफिनिटी। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, k q1 q2 पुट कीजिए, -1 अपॉन इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, 1 अपॉन r। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो वर्क डन कितना आ गया, दोबारा देखो, k q1 q2 अपॉन, सॉरी, k q1 q2 इंटू 1 अपॉन r। और देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, k q1 q2 अपॉन r आ गया। और ध्यान से देखो, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम था। ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और सिस्टम यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे Q2 है, ये आपका टोटल सिस्टम है। यानी ध्यान दो बेटा, ध्यान से सुनो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म Q1 Q2 सिस्टम। वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है Q1 Q2 सिस्टम को बनाने के लिए, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, वही किसमें कॉन्जुगेट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में हो गया। यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क डन किया गया इस सिस्टम Q1 Q2 को r डिस्टेंस पर बनाने के लिए, वही किसमें चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे इस बोर्ड के सराउंडिंग में हमारे पास जो फोर्स था वो किस टाइप का फोर्स था, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था। Q1 Q2 दोनों के दोनों चार्ज कहाँ पे थे, इंफिनिटी पे थे।
अगर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा तो जब मैं Q1 को लेकर के आऊंगा किसी एक पॉइंट पर, तो हमारे पास कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं होगा। तो अपोजिंग फोर्स नहीं होगा तो अपोजिंग वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 को मैं किसी पॉइंट से लेकर के आया तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। जब मैं Q2 को लेकर के आ रहा हूं तो Q1 के थ्रू क्या लग रहा है, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अब जो मैं अब क्या है, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, तो मैं एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे Q2 को क्या कर रहा हूं, Q1 के पास ला रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसके अपोज कौन कर रहा है, फोर्स बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब कि जब अगर मान लो कि dx डिस्टेंस हुआ, यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी मैं एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा हूं, पास ला रहा हूं, लेकिन अपोज कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहा है। तो मान लो कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ही थोड़ा सा माइनर सा ज्यादा फोर्स लगाया और Q2 को क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे पास ला रहा हूं Q1 पे। तो देखो x डिस्टेंस पर जाकर के dx डिस्टेंस क्या हुआ, Q1 की तरफ आया और फोर्स भी इधर लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव, दैट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर dx डिस्टेंस। अब देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फोर्स तो इधर लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। तो ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद हमने देखा कि फोर्स क्या है, वेरिएबल, क्योंकि x चेंज फोर्स चेंज। तो वर्क डन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये बात भी प्रूफ हो गया है। वर्क डन क्या करेंगे, फोर्स अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर देंगे f डॉट dx का, फिर f की जगह पे क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर रख दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। कहां से हम लोग चल रहे थे, इनफाइनाइट से, कहां को आ गए, r को आ गए। तो इनफाइनाइट से r रख दिया, इंटीग्रेट किया, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब हमें ये पता चला कि वर्क डन जो कोई भी एक्सटर्नल बॉडी कर रही है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के इक्वल है। ये बात समझ में आ गया, ये प्रूफ समझ में आ गया पूरा, ठीक है बेटा। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट मैंने बताए। क्या, पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखोगे कि वेरी स्लो प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड बात, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस बात को फिर से ध्यान देना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हो गया। तो और इसके बाद हम लोगों ने वर्क डन निकाल करके प्रूव कर दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का है वो किसके इक्वल है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर द सिस्टम। क्लियर है। तो चलो अब इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक दो ध्यान देते हैं प्रूफ के बाद। देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं, वो समझ करके आप लोग याद भी रखेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये पहली बात एक ध्यान रखोगे जो कि इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अब वर्क डन कितना आया है दोनों के थ्रू, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू k q1 q2
अपॉन आर, अगर आर डिस्टेंस के लिए ले रहा हो, ये आर चेंज भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं और करते हैं, ठीक है। मैं लाया हूं न्यूमेरिकल, लिखता हूं। यहाँ न्यूमेरिकल लिख रहा हूं क्वेश्चन, लेट देयर आर टू चार्ज Q एंड Q। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया भी है, बट अब हम लोग को थोड़ा सा इस वाले मेथड से सोचना है, ठीक है ना। तो Q एंड Q, देन फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए करिए। देखो सॉल्यूशन में कर रहा हूं एक क्वेश्चन। मान लो कि कोई एक चार्ज Q है और यहां भी कोई एक चार्ज Q है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। हम कैसे सोचेंगे बेटा, मेरा थिंकिंग प्रोसेस कैसे होगा। देखो सबसे पहले दोनों चार्ज को मानो कहां पे है, इनफाइनाइट पे, तो मैं लिखूंगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स। अब Q1 को लाने में कोई पोटेंशियल हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा नहीं, सबसे पहले तो लिख लो ये बात। तो पोटेंशियल भाई इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड चार्ज, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी बाई फर्स्ट यानी वर्क डन बाई फर्स्ट लिख सकता हूं मैं, क्यों U1 लिख ले रहा हूं, यानी पोटेंशियल एनर्जी बाई फर्स्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी बाई फर्स्ट कुछ होगा ही नहीं क्योंकि वर्क डन हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये कितना हो गया, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी बाई सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड वाला किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, हाँ हुआ है भाई। अगर r डिस्टेंस है तो कितना पोटेंशियल हो रहा होगा, यानी 0 प्लस Q1 Q2 अपॉन R, यानी टोटल पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया, यहां पे देखेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Q1 Q2 किसके इक्वल है, Q Q के इक्वल है। तो Q1 Q2 मत लिखो, Q लिख दो, तो KQ इंटू Q, KQ स्क्वायर अपॉन R है ना डिस्टेंस, R ये आया आपको। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं इसको, थोड़ी सी सोचने की जो प्रोसेस है उससे क्वेश्चन आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। Q1 को जब हम इनफाइनाइट से लेकर के आए तो मुझे कोई काम करना पड़ा नहीं, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बाई फर्स्ट कितना हो गया, 0। अब सेकंड को लेके आ रहे हैं तो फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी पोटेंशियल ड्यू टू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमको कितना करना पड़ रहा है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 Q2 की जगह पे Q है अपॉन R लिख लिया, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, KQ स्क्वायर अपॉन R हो गया। समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं इसके ऊपर, और एक ट्रिक भी सीखेंगे अभी। देखो ये भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, लेट देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम Q 3 चार्ज है, Q है, 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम Q आर सिचुएटेड at vertices of
triangle, then find out the total potential energy. ओके, इसको करना है। देख, सबसे पहले तो सिचुएशन को सोचो। यहां पे डायग्राम आपको दिया गया है, ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है और 3 चार्ज इसके वर्टिसेस पर रखे हैं। पोटेंशियल बतानी है, ठीक है ना। आज हम लोग आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताता हूँ। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या? देखो कैसे सोचोगे। पहले वाले फर्स्ट को हम, ये तीनों की तीनों अभी कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। तो फर्स्ट को जब मैं लेके आऊंगा, चार्ज Q1 यानी फर्स्ट को लेकर के, Q को लेकर के आऊंगा पहले वाले को इनफाइनाइट से, तो कोई वर्क डन हमको करना पड़ेगा? नहीं, कोई वर्क डन यानी जीरो कर देंगे। फर्स्ट वाले की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि वर्क डन जीरो। अब भाई सेकंड वाले को लेकर के हम Q सेकंड वाले, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? A है, लेकिन हमें वर्क डन तो करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी फर्स्ट के थ्रू कुछ ना कुछ वर्क डन हमारे को आ रहा है, अपोजिंग फोर्स हो रही है, फर्स्ट वाले अपोज कर रहा होगा ना सेकंड को, तो कुछ ना कुछ हमें वर्क डन करना पड़ रहा होगा। तो वर्क डन करना पड़ रहा है, तो जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उतना हमारा पोटेंशियल हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब थर्ड को लेकर के आ रहे हैं, थर्ड वाले को, तो देखो अब तो 2 है ना, यानी एक फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में भी हमको करना पड़ रहा होगा और एक सेकंड वाले के भी रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा होगा, यानी प्लस U31 प्लस U32, यानी तीसरे वाले के ऊपर 2 अपोजिंग फोर्स लग रहा है। कौन सा? एक फर्स्ट वाले के थ्रू और एक सेकंड वाले के थ्रू लग रहा है ना, तो पोटेंशियल भी 2 हो जाएंगे। अब देखिए, जीरो को तो हटा ही दे, इसका कितना हो जाएगा पोटेंशियल? KQ² A, सेकंड वाले का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट KQ² A प्लस फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड, कितना हो जाएगा? वो भी डिस्टेंस कितनी है? A ही है और चार्ज भी QQ है, प्लस थर्ड वाला कितना हो जाएगा बेटा? थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, वो भी उसका भी डिस्टेंस A ही है, यानी KQ² A। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया? टोटल P is equals to 3 KQ² A। इस तरह से हम सोचेंगे। इसी तरह से 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो मैं इसके ऊपर आपको सेंड करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 3 जब 2 था तो पोटेंशियल 1 आ रहा था, 3 था तो 3 आ गया, फिर 4 आएगा तो कितना होगा, फिर 5 लेंगे तो कितना होगा, इसी तरह से बहुत सारे के लिए नंबर ऑफ टर्म्स बताऊंगा। फिर टोटल पोटेंशियल निकालने का एक सिमेट्रिकल का शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग इंपॉर्टेंटली देखोगे, और फर्स्ट ये वाला पहले देखोगे तब नेक्स्ट वाला समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।